नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज 88वें प्रश्न से हम लोग अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर जो हमने टारगेट किया है कि 3 से 4 घंटे में, मैक्सिमम 5 घंटे एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, बट उससे पहले ही हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि लगभग 140 प्रश्न हमने वन लाइनर के हिसाब से बनाए हैं, और फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके एक एलेबोरेटिव मेथड यूज़ करेंगे और थोड़ा सा एलेबोरेशन में कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। बेसिकली ये यूपीएससी हिंदी की एक मैगजीन टाइप की पहली सीरीज़ है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि किस बैंक ने, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जिसे आईपीपीबी भी कहते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लाभार्थियों को किस तरह की सेवाएं देने के लिए इसने समझौता किया है? तो वित्तीय समावेशन सेवाएं, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज। और तीसरी चीज़ कि अपने किस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए किया है? तो ये होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सीएसआर बोलते हैं। कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक, जिसे कभी कभी हिंद जिंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अगर भारत में हिंदी दिवस की बात की जाए तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, जबकि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जर्मनी के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो निधन हुआ है फ्रांज बेकनाबाउर। इसे 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांज बेकनाबाउर का निधन हुआ, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? तो हो जाएगा फुटबॉल खेलते थे। और अगर ये प्रश्न पूछता है कि फुटबॉल खेलने वाले फ्रांज बेकनाबाउर किस कंट्री के खिलाड़ी थे? तो उसमें आपका उत्तर होगा जर्मनी। 91वां प्रश्न कहता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो नाम आता है गैब्रियल अटल। नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, गैब्रियल अटल में एक बार लिखते रहो। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है प्रतिनिधि के रूप में WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में। अगला प्रश्न है 93वां प्रश्न कि रक्षा लोक इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया। इस प्रश्न को भी 3 माध्यम से पूछ सकता है। पहला ये है कि BEL, जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं, उसकी कौन सी प्रयोगशाला को, या प्रयोगशाला का नाम क्या है? जो भी उसकी सेंट्रल रिसर्च लैब है या लेबोरेटरी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका अभिज्ञान। और कहाँ उद्घाटन हुआ है इसके सभागार का? गाजियाबाद में। तो 2 तरह से ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, दैट इज ICD-11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड, ट्रेडिशनल मेडिसिनल मॉर्बिडिटी कोड ऑफ आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी चैप्टर को जारी किया है? तो WHO ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने हैदराबाद में पहले स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 स्टार मैं मार्क कर रहा हूँ इस पे। इसमें भी 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि किसने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया? तो इसको भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने उद्घाटन किया। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने जो स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी के आसपास 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो उसका उद्घाटन किया गांधीनगर में। याद रखेंगे कि 10 तारीख को ही शुरू हुआ और ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट था। अगला प्रश्न है 97वां, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में प्रतिष्ठित निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को, जो कि ओपेनहाइमर नामक फिल्म के निर्देशक हैं। तो आप याद रखेंगे कि निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने ओपेनहाइमर मूवी बनाई, जिसे लास्ट ईयर आपका ऑस्कर अवार्ड से भी नामित किया जा चुका है, उन्हें ही ये गोल्डन ग्लोब्स के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया। टाटा पावर ने किस राज्य में 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है कि समावेशिता और सशक्तिकरण के एक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का शुभारंभ जनवरी माह में गोवा में किया गया, जो कि समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए चलाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है इंडस फूड 2024। तो इंडस फूड जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ एक्सपोजिशन मार्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 101वां प्रश्न है यहां पर कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट का अनावरण किया। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए किसने लोगो और बुकलेट का अनावरण किया? तो उत्तर होता है पीयूष गोयल। ये कई टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीयूष गोयल ने मेगा मोबिलिटी शो का अनावरण किया कि लोगो और बुकलेट का, तो उसका क्या नाम है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 नाम है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा जाएगा? तो जितने भी छोटे एग्जाम हैं उन सब में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम में अगर ऐसे फ्री में नंबर बांटने की बात आई तो रेवड़ियों के दाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन हो गया है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब कुछ क्वेश्चन ऐसे देने हो कि सारे विद्यार्थी कर पाएँ तो इस तरह के प्रश्न भी देंगे। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को मंजूरी दी है? तो नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पृथ्वी में आपका पृथ और विज्ञान का वी लेकर के यहाँ पर पृथ्वी बनाया गया है। तो ये एक व्यापक योजना है जिसका नाम पृथ्वी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हज समझौते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्विपक्षीय हज समझौते 2024 का हस्ताक्षर किया है? तो सऊदी अरब। आपको भी पता है कि मुस्लिम समुदाय हज के लिए सऊदी अरब जाता है, मक्का, और वहाँ पर भारत ने एक द्विपक्षीय हज समझौते के लिए हस्ताक्षर भी उसी कंट्री सऊदी अरेबिया के साथ ही किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दूसरी तरह से भी दे सकता है कि प्रसादम क्या है, हाल ही में न्यूज़ में रहने वाला प्रसादम क्या है? तो उसमें याद रखिएगा स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड है एक तरह का। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजे पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित किया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा डेट को। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 उपग्रह का यहाँ से प्रक्षेपण किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस बल निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला जी को महाराष्ट्र की पहली नियुक्त किया गया, तो इसको रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर विश्व भर में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे वो मनाया जाता है 4 जैन को, यानी कि 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी मंत्रालय ने देश के शैक्षणिक संस्थान के लिए ई आर नेट इंडिया के नव विकसित एवं समन्वित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये डेटा है, इसमें कुछ जानना नहीं है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ 802 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए? तो किया है जुपिटर बैगन्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड। यहाँ पर 2 नाम है, जुपिटर्स बैगन्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में अर्बन स्क्वायर मंडप का उद्घाटन किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्बन स्क्वायर मंडप का उद्घाटन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यानी कि महुआ मंत्री जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये हरदीप सिंह पुरी जो तात्कालीन थे उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वनडे से? तो डेविड वार्नर ने किया है ऐसा। त्रिनिडाद और टोबैको के किस प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो वासुदेव पांडे जी का निधन हो गया है, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनविद का निधन हुआ है? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा। इस तरह के प्रश्नों को कुछ इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, जिनका हाल ही में जनवरी माह में निधन हुआ, वो निम्न में से क्या थे? संगीतज्ञ थे, कानूनविद थे, शिक्षा शास्त्री थे या राइटर थे? तो इसमें कानूनविद थे, लॉयर थे एक तरह के। ये भारतीय अमेरिकी मूल के थे। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर की सतानी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो उत्तर है 2 जनवरी 2024 को किया गया। अगर पूछ लेता कहाँ किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, तो उधमपुर की सतानी पंचायत में किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इन बात के मद्देनज़र हम लोग इस तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ब्रिक्स समूह अब कितने देशों का संगठन बन गया है? तो ब्रिक्स समूह अभी वर्तमान में 10 देशों का संगठन बन गया है। पहले ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, लेकिन अगस्त 2023 के बाद कुछ नए मेंबर्स का नाम प्रपोज हुआ था। और जो नई कंट्रीज़ दोस्तों शामिल हुई हैं उसमें है सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है और UAE है। अभी वर्तमान समय में अर्जेंटीना ऑफिशियली शामिल नहीं हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के 10 देश जो हैं वो अभी ब्रिक्स समूह के सदस्य बन गए हैं। आपको बताना है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका राजस्थान के महाजन में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, डेजर्ट साइक्लोन ये युद्धाभ्यास का नाम है जो कि UAE और इंडिया के मध्य होता है। बहुत सारे कमेंट्स आए दोस्तों, जिसमें से किसी को इंग्लिश में PDF चाहिए थी, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और कुछ लोग हमेशा PDF हिंदी फॉर्म या इंग्लिश फॉर्म के लिए रोते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि PDF मैं आपको दे दूँ या मैं डाउनलोड करके या कोई चैनल बता दूँ आपको, जिस पर हज़ारों की संख्या में आपको PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। और YouTube पर इतना कंटेंट है कि अगर आप देखने बैठोगे तो भी आप कम से कम 15 दिन लगातार डिफरेंट लेक्चर्स देख सकते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसमें से बस 1 या 2 कमेंट्स ऐसे आए, जिसमें से एक कमेंट को मैं यहाँ शामिल भी करूँगा, जिन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा है उन्हें ये पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और जो लोग अनकॉन्शियसली लेक्चर देखते हैं, इवन शुरू का 5 मिनट देखा शौक में और फिर उसे छोड़ करके कहीं और चले गए कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ोगे
जो कि जिसमें दिमाग को थोड़ी वर्क करनी पड़ेगी, तो उसमें कभी मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप मज़े के लिए चीज़ों को देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि मज़े के साथ सफलता भी आए। धीरे धीरे, जैसे होता क्या है, पढ़ना एक लत है, बता रहा हूँ, पढ़ने से बड़ा नशा नहीं होता, लेकिन उस नशे को पहले पालना पड़ता है 1-2 महीने। आप अपनी सिटिंग बढ़ाओ, बैठने की क्षमता बढ़ाओ, 4-5 घंटे बैठने की आदत डालो। आप चीज़ों को पढ़ के ख़त्म करने की आदत डालो। जैसे जो बुक या मैगजीन उठाई, उसे पढ़ना स्टार्ट किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसे मार्क किया या आईएमपी लिखा, जो भी लिखा। फिर जब वो पूरी मैगजीन ख़त्म हो जाएगी तो आप डेट काउंट करो कि कितने दिनों में ख़त्म किया। अगर पहली दफ़ा कोई मैगजीन पढ़ने में 1 महीने का समय लगता है, दूसरी बार आप उसको 25 दिन में पढ़ोगे और तीसरी बार से आप उसको 20 के अंदर पढ़ने लगोगे। फिर ये नशा ऐसा हो जाता है कि आप मैगजीन उठाओगे, हफ्ते भर में मैगजीन ख़त्म कर दोगे। इसी तरह से अपने आप को पहले ढालना पड़ेगा। लेक्चर देख रहे हो तो जो चीज़ पूछी जा रही है वहाँ पॉज करो, आपका कोई समय नहीं बर्बाद हो रहा, आप उसे पॉज करो, प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ पर मैं एक कमेंट बच्चे का यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोग भी देखिएगा कि जितने प्रश्न पूछे गए लास्ट लेक्चर में, उसने किस तरह से उत्तर किया है। तो ये आपका उस बच्चे का यहाँ पर कमेंट है। नाम ऐश्वर्य सिंह लिख रहा है, शायद ऐश्वर्या सिंह हो। जेंडर नहीं इससे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली। बट यहाँ पे देखिए, उसने पहला आंसर किया है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। माली की जो कैपिटल लिखी है वो बमाको लिखी है। नाइजर की नियामी लिखी है। बुर्किना फासो की कैपिटल वागाडूगू कहते हैं इसे। ठीक है, एक बार प्रोनाउंसिएशन फिर से सुन लीजिए, वागाडूगू कहते हैं। अगला है नाटो कब इस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने लिखा है कि 1949 में। फिनलैंड, स्वीडन, हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम। नाटो का फिनलैंड और स्वीडन वे कंट्री थी जो कि नाटो में शामिल हुई। मणिपुर की कैपिटल उन्होंने लिखी है इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलोंग। मैंने ये भी कहा था कि ये चीज़ें बहुत आसान है, मन करेगा तो लिखिएगा। बट उस बच्चे या बच्ची ने, जो भी स्टूडेंट है, उसने ये चीज़ें लिखी हैं जो कि बहुत अप्रिशिएबल है। एक एक पॉइंट का आंसर किया है। अब आप सोचो कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा या, मतलब अब क्या ही बोलना है। किर्गिस्तान की लिखी है बिश्केक। आदित्य यादव को स्पोर्ट्स में मिला था जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, और अनुष्का पाठक को आर्ट एंड कल्चर में मिला। यूपी की तरफ से इन 2 बच्चों को मिला था। मैंने ये भी प्रश्न पूछा था। 22 लैंग्वेज है, जो 7 शेड्यूल है अपना उसमें। फिर चेंग ई मिशन है चाइना का, जो अभी चंद्रमा से लौट करके पृथ्वी पर आया है। तो इस तरह के कमेंट्स जो है वो अच्छे लगते हैं। किसी भी टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चों का कनेक्ट होना। तो अगर बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में टीचर के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो राज्य का नाम है गुजरात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है। शीतल देवी वो भारतीय तीरंदाज हैं जो कि विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीती हैं। यहाँ पर प्रश्न 2 तरह से पूछ सकता है कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है। तो शीतल देवी तीरंदाजी से या आर्चरी से संबंधित है। 2024 में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 2024 में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कब की है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई बंदरगाह से शुरुआत की है सागर परिक्रमा के 10वें चरण की। तो इसको भी 2-3 तरह से पूछ सकता है कि पहला पूछ सकता है कि किसने शुरुआत की, तो पुरुषोत्तम रूपाला नाम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा किस बंदरगाह से शुरुआत की, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि कब शुरुआत की, तो 1 जनवरी को हो जाएगा। और ये पूछ सकता है कि कौथा चरण था, तो 10वां चरण था। 4 तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी, जब भी किसी लाइन को पढ़ो 1 लाइनर क्वेश्चन में, तो 1 लाइनर पढ़ने के लिए आप उसके सारे पहलुओं पर बारी बारी प्रश्न बनाइए, जिससे कि आपके ब्रेन में बिल्कुल अच्छी तरह से वो चीज़ें बैठ जाएं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस देश के राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको DRC भी कहते हैं। अब इसकी कैपिटल का नाम आप बताएंगे, इसके साथ साथ इसकी लोकेशन देखने का काम भी आप करेंगे।
अगला प्रश्न है कि एक चीज़ और बताइए कि क्या वहाँ से इक्वेटर पास होती है या नहीं, भूमध्य रेखा गुजरती है या नहीं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल जिसका नाम है संविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो संविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है मथुरा के वृंदावन में। ये प्रश्न भी दो तीन तरह से पूछ सकता है कि किसने उद्घाटन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। सैनिक स्कूल का नाम क्या है, तो संविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल है। और ये किनके लिए है, तो ये बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल है। और कहाँ पर है, तो मथुरा के वृंदावन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा है कि ये प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जल्दी ही पूछा जाएगा। प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को, जो कि नीति आयोग के पहले जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान समागम कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है, तो झारखंड के खरसावां में किया है। याद रखेंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट भी कहा जा रहा है, का प्रक्षेपण कब किया। 1 जनवरी 2024 को किया। आपको बताना है कि किस PSLV से इसका परीक्षण किया गया, प्रक्षेपण किया गया, प्रोजेक्शन किया गया। काहिरा में ISSF विश्व कप पुरुषों की एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय ओलंपियन ने स्वर्ण पदक जीता। नाम है दिव्यांश सिंह पवार। मैं बताता हूं कि जब भी स्पोर्ट्स के प्रश्न आते हैं तो उस पर दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि दिव्यांश सिंह पवार किस खेल से संबंधित है, तो ये एयर राइफल स्पर्धा से संबंधित है या एयर राइफल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप जो कि काहिरा में हुई उसे जीता है। कौन सा पदक जीता, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये अमूमन जो आपकी टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। चलिए अगला, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पश्चिम बंगाल ने जीता। यहाँ पर भी दो प्रश्न बन सकता है दोस्तों। पहला ये बन सकता है कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो खेलो इंडिया के अंतर्गत हो रही थी उसमें बॉयज़ ने या लड़कों ने स्वर्ण पदक जीता, वो किस राज्य के थे, तो वो तमिलनाडु के थे। और लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता, वो पश्चिम बंगाल की थी। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ टूर्नामेंट, उसमें पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता, तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने जीता। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के रोहन बोपन्ना जो हैं, इन्होंने सर्वाधिक उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। लगभग 43 साल और कुछ दिन इनकी उम्र हुई थी तब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं डबल्स का खिताब। उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि कितने ग्रैंड स्लैम हैं, 4, और कब कब होते हैं उनका समय जान लीजिए। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो जनवरी के महीने में, मध्य जनवरी में होता है। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है जिसको रोलांड गैरोस भी कहते हैं, ये मई के आसपास में होता है। फिर मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, जब भी हो पाए। फिर आता है विंबलडन, विंबलडन जून से जुलाई के बीच में होता है। और US ओपन होता है अगस्त सितंबर के महीने में। कई बार इन जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनका भी क्रम पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 132वां कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमरीगर पुरस्कार मिला है, तो पाली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया है शुभमन गिल को, जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। फ्रांस के नीस में हेनरी डेगलन ग्रांड प्री कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न इस तरह से बनेगा कि रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि वो कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मान सिंह ने जीता, जो कि मैराथन करते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतिस्पर्धा में
भारत के योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी कोई व्यक्ति स्वर्ण पदक पाता है तो उस प्रश्न को ज़्यादा गौर से पढ़िए। जो योगेश सिंह है वो क्या करते हैं? तो योगेश सिंह स्टैंडर्ड पिस्टल करते हैं। अगला है, इंडोनेशिया के जकार्ता में ही आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 11 जनवरी 2024 को रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो रिदम सांगवान का नाम भी याद रखेंगे कि रिदम सांगवान और योगेश सिंह ये दोनों किससे संबंधित हैं? स्टैंडर्ड पिस्टल। ठीक, यहां पर रिदम सांगवान जो है ये एक महिला है, महिला वर्ग में इन्होंने पिस्टल स्पर्धा में जीता है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब जीता? अनाहरित सिंह। अनाहरित सिंह किससे संबंधित है, किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये स्कॉटिश से संबंधित है। अब चलते हैं अपने मैगजीन सेक्शन के दूसरे सेक्शन पर, जो कि है आपका यहां से। चलिए, पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक आया है जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 39 स्कोर के साथ 93वें नंबर पर है। तो ये याद करिए कि 93rd नंबर पर है 180 कंट्रीज़ में। मार्क्स की अगर बात करेगी तो 93 का अपोजिट कर देना है 39। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, ये एक वार्षिक सूचकांक है। सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के परिणाम बताते हैं कि अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार से निपटने में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। मीन्स देयर इज नो प्रोग्रेस इन कम्बैटिंग विद करप्शन अमंग ऑल द कंट्रीज। डेनमार्क लगातार छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो इस शीर्ष सूचकांक में डेनमार्क जो राष्ट्र है वो पहले नंबर पर रहा। आपको बताना है कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है। और सोमालिया को अंतिम स्थान दिया गया। सोमालिया की लोकेशन देखिएगा जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। और ये भी याद रखिएगा कि सोमालिया में जो सोमालियन डाकू हैं वो इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। अगला, भारत, मालदीव और कजाकिस्तान, लेसोथो इन सब के साथ संयुक्त रूप से 93वें नंबर पर है। तो भारत के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि भारत के साथ मालदीव है, कजाकिस्तान है और लेसोथो कंट्री है। लेसोथो को जा करके देखिएगा। लेसोथो एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका के आसपास दिखाई देगी। ये आपको एक तरह की विशेष लैंडलॉक्ड कंट्री दिखाई देगी जो दूसरे कंट्री के बीच में ही सिचुएटेड है। तो इसका मैप जरूर देखिएगा। साउथ अफ्रीका यानी कि सबसे नीचे, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर ये मतलब दक्षिण साइड में दिखाई देगी। अगला एक पारंपरिक रूप आता है रंगमंच का जिसका नाम है शुभंग लीला। शुभंग लीला कहाँ का है? तो ये मणिपुर का एक पारंपरिक रूप है और मणिपुर जल रहा था, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें महिला कलाकार जो होती हैं वो पुरुषों की भूमिका निभाती हैं, वहीं पुरुष कलाकार जो होते हैं वो महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें नुपी शबीश कहा जाता है। यानी कि ये जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं बेसिकली ये महिलाएं नहीं, ये पुरुष है। इसकी शुरुआत राजघरानों के लिए एक हास्य शैली के रूप में हुई थी और धीरे धीरे यह शिक्षा, मनोरंजन, विश्राम के सशक्त माध्यम से विकसित हो गई। आगे कहता है कि यह परंपरा मणिपुर के मैतेई समुदाय के अनुष्ठान लाई हराओबा से उत्पन्न हुई थी। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पूछे कि मणिपुर में भी किस समुदाय से, तो मैतेई समुदाय से उत्पन्न हुई थी। उसके बाद लाई हराओबा क्या है ये जानना है। लाई हराओबा जो कि एक धार्मिक त्यौहार है जो कि मैतेई लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें आता है, अगला पॉइंट टॉपिक जो है हमारा, भारत 5G पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सचिव ने भारत टेलीकॉम 2024 के अवसर पर भारत 5G पोर्टल, एक एकीकृत पोर्टल मींस इंडिया 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया। इससे क्या होगा? भारत 5G क्षमताओं को बढ़ावा देगा, दूरसंचार क्षेत्र में इनोवेशन करेगा, कोऑपरेशन करेगा और ज्ञान साझीकरण यानी कि नॉलेज शेयरिंग का काम करेगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला में विकसित मछली क्या है? तो अभी ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, इन्होंने मछली को मांस को प्रयोगशाला में उगाया है। और आपको बता दूं कि ऐसा करने में असली मछली के स्वाद भी मिलता है,
पोषण और बनावट संबंधी गुण भी होते हैं। इसमें पॉम्फ्रेट, किंगफिश और सिफरीज जैसी मछलियों के कोशिका आधारित मांस को विकसित किया जाएगा। इस दौड़ में इजराइल सबसे आगे है, यानी कि इजराइल में इस प्रकार की प्रयोगशाला मछली बनाई जाती है। उसके बाद सिंगापुर, यूएसए और चीन का स्थान आता है और भारत भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफेक्ट एफ कहा जा रहा है कि ऐसा एक जीवाणु प्रोटीन मिला है जो कि मानव कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में सक्षम है। बस आपको इसका नाम याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफेक्टर एफ, जिसको MCEF के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न इसमें टॉपिक है जनरेटिव एआई। एक नई भविष्यवाणी के अनुसार जनरेटिव एआई 2026 तक $100 बिलियन का उद्योग बनाएगा। उसके साथ ही में मशीन लर्निंग का उपयोग करके मानव निर्मित सामग्री के डेटा सेट में पैटर्न और सीखे गए पैटर्न को उपयोग करके नई सामग्री तैयार करेगा। जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो अक्सर कोई भी संकेत के जवाब में जनरेटिव मॉडल का उपयोग करके पाठ, चित्र, वीडियो या अन्य डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। चलिए, तो इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है कि एक सरल टेक्स्ट इनपुट से शुरू होता है कि आपने कुछ टेक्स्ट दे दिया और वो प्रॉम्प्ट कहा जाता है, उपयोगकर्ता अपनी इच्छित आउटपुट का वर्णन करता है। जैसे इसमें दो जनरेटिव एआई जो कि काफ़ी लोकप्रिय है उनका नाम दे रहा है। पहला देता है चैट जीपीटी, जिसका प्रयोग शायद आप लोगों ने किया होगा, इसे ओपन एआई वालों ने विकसित किया है। दूसरा आता है बार्ड, जिसको गूगल ने विकसित किया है। क्या होता है चैट जीपीटी में? चैट जीपीटी में जैसे आपने कह दिया कि यूपीएससी हिंदी से संबंधित एक कविता लिखो, मुझे यूपीएससी हिंदी बहुत प्यारा है, ठीक, तो जो चैट जीपीटी है वो कहेगा धन्यवाद, मैं आपके लिए एक कविता लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मैं आपको एक प्रयोग दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि कैसे मैंने लिखा है कि यूपीएससी हिंदी एक इंस्टीट्यूट है उसके लिए आठ लाइन की पोयम लिखो। अब देखिए कमांड देते ही किस तरह से चैट जीपीटी काम करना स्टार्ट कर रहा है। ज्ञान का सागर जो बहता है यहाँ, मेहनत और धैर्य से मिलती मंजिल वहाँ, हर चुनौती को ये अवसर में बदलता, यूपीएससी हिंदी से ही भविष्य संवरता। तो इस तरह चैट जीपीटी के माध्यम से की जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर टॉपिक है रतले जल विद्युत परियोजना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, न्यूज़ में रहा और चूंकि जम्मू कश्मीर का है तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू और कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है जो कि 850 मेगावाट की क्षमता की है और इसके लिए डाइवर्जन सुरंगों के माध्यम से चिनाब नदी के पानी को मोड़ने की घोषणा की गई है। तो कहाँ बन रही है? तो ये भी पता चल रहा है कि चिनाब नदी में बन रही है। यह जो 850 मेगावाट की परियोजना है वो रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। यहाँ पर एक फोटो संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। कितना लंबा कितना चौड़ा एक बांध बन रहा है जो कि कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। उद्गम कहाँ से होता है जो आपकी नदी है उसका? तो चिनाब का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर दो धारा इसमें मिलती है जिसका नाम है चंद्रा और भागा और इसी के संगम से ये बनती है। चिनाब नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसमें आती है मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मरुसुदर और लिदरारी नदी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला आता है सदा तंसीक नामक एक अभ्यास के बारे में बात हो रही है जो कि राजस्थान के महाजन में हुआ। इसे हमने वन लाइनर में भी कवर किया है। ये होता है सऊदी अरेबिया और भारत के मध्य सैन्य अभ्यास। कब से कब तक चला? तो 29 जनवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत रेगिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ पर संयुक्त अभ्यासों का परीक्षण करना। प्रवासी पक्षी के बारे में बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका से आया हुआ पक्षी है जिसका नाम है लाफिंग गल। लाफिंग गल को पहली बार कासरगोड जिले में देखा गया है। आपको बताना है कि कासरगोड किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, सर्च कर लीजिए। वैसे मैं बताते हुए चलता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर पूरी बात नहीं बता रहे, देखने लायक नहीं है।
ठीक है। तो कासरगोड जो है वो केरल का एक दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पड़ने वाला जिला है। अगला प्रश्न आता है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले क्या होता है? एक विशेष प्रकार की स्क्रीन की टेक्निक है जिसका यूज़ जो है अमेजन, किंडल और जो ई रीडर्स होते हैं उसमें किया जाता है। ये जो प्रौद्योगिकी है वो 1990 के दशक में MIT, जो मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी होती है, वो एक संस्था है, उन्होंने विकसित की थी और इसका स्वामित्व ई इंक कॉरपोरेशन के पास वर्तमान समय में है। करता क्या है ये कि स्क्रीन के विभिन्न क्षेत्रों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश लागू करता है। जो भी पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको यहाँ पर लागू कर देता है, जिससे सफ़ेद और काले कणों को सतह पर लाया जा सकता है। जो भी ब्लैक एंड वाइट कण हैं उनको सतह पर लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन की। LCD और LED के विपरीत ये जो कि बैकलाइट का उपयोग करते हैं, ई इंक डिस्प्ले जो है वो बैकलाइट का उपयोग नहीं करता है और प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जबकि बैकलाइट का उपयोग नहीं करता है। इनमें बहुत कम बिजली की आवश्यकता होती है। आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपको एक फोटो से दूसरी फोटो, यानी कि एक पेज पढ़ लिया, अब दूसरा पेज पढ़ना है, तो जब आप टर्न करोगे तब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता या जो भी चार्जिंग कैपेसिटी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसकी रिजोल्यूशन सीमाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उतनी बैटरी नहीं लेता है। ये पॉजिटिव एंड निगेटिव जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चार्जेस पर वर्क करता है। LCD और LED की तुलना में रिफ्रेश रेट भी कम होती है और वीडियो एनिमेशन के लिए अनुपयुक्त है, केवल पढ़ने के लिए ही परफेक्ट है। क्या होता है कि आंख पर जोर कम पड़ता है। जब भी आप धूप में पढ़ते हो तो जो बाकी LED LCD स्क्रीन है वो ब्लर होने लगती है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल पेपर जैसा होता है कि पेपर अगर आप धूप में बैठ के पढ़ोगे तो और अच्छा दिखाई देगा। तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है। आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। डोगरी लोक नृत्य भी न्यूज़ में रहा। वहाँ पर है क्या कि डोगरी लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इन्हें इन्हें करने वाले रोमालो राम एक व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो रोमालो राम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ किया जाता है डोगरी नृत्य? तो डुग्गर क्षेत्र है जम्मू में, वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे नृत्य भी फेमस है, जैसे ढेकू, फुम्मानी, जागरण चाऊ, शजा कुड्डा, हिरना इत्यादि। वहाँ पर भगतान, रास, चंद्रौली आदि प्रमुख लोकनाट्य जो है शैलियाँ हैं। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एक वीव वायरस। वीव वायरस क्या है? वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस। ये मच्छर जनित संक्रमण है। बस इतनी चीज़ें जानी है कि वीव वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के द्वारा फैलता है, एक वेक्टर होता है इसका। अगला है हाइड्रोजन हाइपोक्सिया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेख लिखने के समय, जैसे अगर आप निबंध लिख रहे हैं या पेपर 4 में कुछ एथिक्स की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको ऐड किया जा सकता है। हाइड्रोजन अपोक्सिया क्या होता है? नाइट्रोजन, सबसे पहले जानना है हाइपोक्सिया क्या होता है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उस स्थिति को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की अल्प मात्रा की स्थिति को दर्शाता है हाइपोक्सिया। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि शुद्ध नाइट्रोजन गैस इतनी अधिक मात्रा में देते हैं जो कि प्राण के लिए घातक हो सकती है। इसको श्वास के माध्यम से अंदर लिया जाता है और दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह मृत्युदंड से अधिक सामान्य रूप है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है, उसमें या तो फांसी देते हैं या तो घातक इंजेक्शन लगाते हैं, कई जगह पर पत्थरों से भी मारा जाता है। तो इसमें उसका एक नया विकल्प है ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। इसमें शुद्ध नाइट्रोजन को फेफड़ों में पंप कर देते हैं मास्क के माध्यम से और व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है। तो नाइट्रोजन के कारण हाइपोक्सिया होने को आपका नाइट्रोजन हाइपोक्सिया कह रहे हैं। ऐसा हुआ कहाँ? ऐसा अभी अल्बामा USA में एक कैदी के साथ किया गया है। अल्बामा क्या है? चूंकि USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टोटल 51 अलग अलग स्टेट से मिलकर के बना हुआ है, जो कि एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो संगठित रहते हैं। तो इन्हें ही, इसमें से एक स्टेट का नाम है अल्बामा। चलिए, भारतीय ग्रे भेड़िया देखा गया है इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, जो कि 2 दशक बाद यानी कि 20 वर्ष बाद हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवरेज मिली। अल्पेग्नो क्या होता है? अल्पेग्नो एक स्थिति है जब सूर्य उदय या अस्त होता है तो उस समय वायुमंडल स्थिति के आधार पर, जो सूर्य कोण और वायुमंडल स्थिति के आधार पर जो आसमान है वो गुलाबी, लाल या नारंगी रंग में बदल जाता है। सूर्यास्त से पहले गोधूली घंटों के दौरान ये चीज़ें होती हैं। इसमें
जो प्रकाश की लंबी किरणें हैं जो गर्म होती हैं, ये सतहों तक पहुंचती हैं और ठंडी किरणें छोटी होती हैं और वायुमंडल में तेजी से गायब हो जाती हैं। अंतरिक्ष यात्री लोरा ओहारा जो कि आईएसएस पर तैनात हैं, इन्होंने हिंदुकुश पर्वत पर अल्पेंग्लो घटना को प्रदर्शित करने के तत्व साझा किए। ये फोटो उन्होंने भेजी। नाम याद रखेंगे, घटना का नाम है अल्पेनग्लो। अल्पेनग्लो। चलिए अगला यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसने अभी हीरक जयंती अपनी मनाई है, यानी कि डायमंड जुबली इसने सेलिब्रेट की है। 100 अनुच्छेद भारत का कहता है संविधान का कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया था और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, उसका उद्घाटन किया गया। इसीलिए 28 जनवरी को इसकी हीरक जयंती मनाई गई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया था। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय व्यापक प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। इसे आदेश जारी करने का या रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल है, जिसे क्रमशः हम लोग क्या कह सकते हैं अभी बता दे रहा हूँ। हेबियस कॉर्पस कहते हैं, मैंडमस कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं, क्यो वारंटो कहते हैं और सर्टियोररी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 129 और 142 के तहत कर सकता है। अगला आता है गर्भनिरोधक गोली के बारे में, जो कि सहेली नाम से आती थी, काफ़ी साल से आ रही है। उसकी खोज करने वाली डॉक्टर नित्या आनंद की हाल ही में निधन हो गई है। कब हुई है? जनवरी में हुई है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आरओ जैसे पेपर जो बना उसमें एक घटिया सा प्रश्न था किसी विकृत मानसिकता की उपज की 15-15 दिन पे जिन लोगों की डेथ हो रही है उन लोगों के विषय में एक प्रश्न पूछ लेते हैं, बच्चा जो है वहीं तड़ाक से गिर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा तैयारी कर लेते हैं कि तड़ाक से ना गिरे, भले से थोड़ी सी सोचना पड़े, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को, गंदे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया जाए। तो नित्या आनंद जी जनवरी में डेथ हुई है। मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ। तो ये पुरुष है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ इनकी डेथ हुई है 29 जनवरी को। न्यूज़ में था 29 जनवरी, तो यानी कि 28 जनवरी को डेथ हुई होगी। ओके, तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप लोग कर लेंगे। बताना चाहता हूं कि जो सहेली है वो एक मौखिक यानी कि ओरल गैर स्टेरॉइड गर्भनिरोधक गोली है, यानी कि आपका बर्थ कंट्रोल पिल है। सहेली एक सेंटक्रोमैन, जिसको आर्मेलोक्सिफेन 30 mg, एक गैर स्टेरॉइड गोली है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। 1991 में HLL द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे 1995 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किया गया। अगला आता है, एक न्यूज़ है DRI के बारे में। एक्सक्यूज मी। राजस्व खुफिया निदेशालय, इन्होंने एक ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के तहत दिल्ली के FPO में 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 16.66 किलोग्राम सोना और 39.73 किलोग्राम चांदी युक्त मिश्र धातु की जब्ती की है। तस्करी विरोधी ये ग्रुप है जो कि खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। 4 दिसंबर 1957 को ये अस्तित्व में आया था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBDT के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में भी देख चुके हैं। अगला देखते हैं, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहली बात आती है कि कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। छोटा नागपुर की दलमा पहाड़ियों के आसपास है। दलमा अभयारण्य का पूरा जंगल जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी और डिमना झील के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। पहला प्रश्न ये कि ये झारखंड में स्थित है। दूसरी चीज़ ये कि ये छोटा नागपुर की दलमा पहाड़ियों में है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी और उसके साथ साथ डिमना झील का जलग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया भी आता है। अगला एक गांव है सिंगचुंग बुगुन गांव, काफ़ी न्यूज़ में रहा। सिंचैंग से याद रख सकते हैं। सिंगचुंग बुगुन गांव काफ़ी न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में अरुणाचल प्रदेश ने अपने सिंगचुंग बुगुन गांव सामुदायिक रिजर्व का प्रदर्शन किया, जो भी वहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व है उसका प्रदर्शन किया, जो 17 किलोमीटर लंबा जैव विविधता क्षेत्र और हॉटस्पॉट है। इस जैव विविधता क्षेत्र की रक्षा के लिए 2017 में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं उनमें कई पक्षी, जैसे पैसेरीन पक्षी बुगुन लियो मिचिला, जिसके नाम पर बुगुन समुदाय रखा गया है, उसको यहाँ पर
प्रिजर्वेशन किया गया है या प्रिजर्व किया गया है। बुगुन एक स्वदेशी समुदाय है जिसकी संख्या लगभग 2000 है, जो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों के बाहर 12 गांवों तक फैले हुए हैं। सामुदायिक रिजर्व क्या होता है? भारत के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर नेशनल लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आश्रित बफर जोन कंसीडर और माइग्रेशन कंसीडर के समय कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, इसमें अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये स्टैटिक का टॉपिक, लेकिन ये अभी डायनेमिक में आ गया। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो है उन्होंने दौरा कर लिया एक दरगाह का, जो कि आपकी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ये 1238 से 1325 के आसपास का मकबरा है। 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, काले संगमरमर की पट्टियों से सुशोभित है। यहाँ पर जहां आरा, शाहजहां की पसंदीदा बेटी और कवि अमीर खुसरो, इन सब की टोटल मिलाकर के 7 यहाँ पर कब्र देखी जा सकती है। यह स्थल शाम के समय कव्वाली आयोजित करता है। उसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उन्हें महबूब इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। वो एक सुन्नी मुसलमान विद्वान थे और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने भी प्रेम को ईश्वर को पाने का एक साधन बताया है। अगला है ऐशे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐशे की रिपोर्ट आई है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये रिपोर्ट 2011 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती रही है। इसमें देश के उच्च शिक्षा की स्थिति को चित्रित किया जाता है। शिक्षक, छात्र नामांकन कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे से कई मापदंडों पर डेटा एकत्रित किया जाता है। उच्च शिक्षा को उस शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा या समकक्ष शिक्षा पूरी करने के बाद प्राप्त की जाती है। देखते हैं इसमें कुछ रिपोर्ट के पॉइंट्स जो कि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे डेटा है कि 2021-22 में 18 से 23 आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में समग्र सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 28.4% हो गया है, जो कि पहले 27.3 और उसके भी पहले 2014-15 में 23.7 था। यानी कि अगर 2014-15 की बात करें तो 23.7 था, 2020-21 में 27.3 था और 2021-22 में यह 28.4 हो गया है, जिसको GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगला है, इस रिपोर्ट में 2021 से 22 में स्नातक स्तर पर विषयों में कला में सबसे ज़्यादा लोग नामांकित या इनरोल होते हैं और प्रौद्योगिकी में कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग में सबसे कम लोग इनरोल होते हैं। कला के बाद विज्ञान का नंबर आता है जिसमें लगभग 15% लोग इनरोलमेंट कराते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम छात्र सामाजिक विज्ञान लेते हैं जो कि 21.5% के साथ सर्वाधिक है। इसके बाद विज्ञान 14.7% का स्थान आता है। कुल विश्वविद्यालयों में सरकारी विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी 58.6 के साथ पहले नंबर पर चल रही है, जबकि कुल नामांकन 73.7% होता है। सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है, जिन्हें 56.6 पुरुषों द्वारा और 43.4% महिलाओं द्वारा आरक्षित किया जाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं टॉपिक, हम लोग का टसर सिल्क के बारे में है। गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की जो झांकी है उसमें टसर रेशम या तसर रेशम के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं के कौशल को प्रदर्शित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टसर सिल्क। पूछ लेगा कि किस राज्य की परेड में टसर सिल्क का जो है वो चित्रण किया गया, दिखाया गया, तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा झारखंड की महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने दिखाया है। यह एक प्रकार का जंगली रेशम है जो कि आरसन और अर्जुन जैसे पौधों पर पलने वाले रेशम के कीटों से बनता है। तो याद रखना है आसन और अर्जुन। भारत के विभिन्न भागों में इसे तुसर, टसर, तुषार, दुसा, तोसेरे और तसर नाम से पुकारते हैं। इसका विस्तार चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश में होता है। उत्पादन, टसर रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होता है भारत। भारतीय टसर, जिसे उष्णकटिबंधीय टसर या ट्रॉपिकल टसर भी कहा जाता है, एकमात्र उत्पादक देश है जिसकी खेती बड़ी पैमाने पर आदिवासी लोग करते हैं। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है। झारखंड इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है टसर का। रेशम के कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग भूरे, क्रीमी और नारंगी रंग में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टसर सिल्क देखिए इस तरह से बंडल